गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हो आप लोग। आशा है जोर शोर से आप लोग पढ़ाई में लगे होंगे और अपने आने वाले एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे होंगे। इस बार मैं लेके आया हूँ ईवीएस के टॉप 200 क्वेश्चंस जो कि बेस्ड हैं एनसीईआरटी पर, और पिछले एग्जामिनेशन में आए हुए सवाल भी इसमें इंक्लूड हैं। इन 200 सवालों को करने के बाद ईवीएस का कोर्स पूरा हो जाएगा और मुझे आशा है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा नंबर ईवीएस सीटेट में ले आएंगे। देखते हैं क्या क्या सवाल हमने इसमें रखे हैं, तो उन पर चलते हैं। ये पर्यावरणीय अध्ययन है, ईवीएस टॉप 200 क्वेश्चंस हैं, सीटेट पेपर 1 के लिए है और टॉप सवाल पार्ट 1 1 से 10 आज करेंगे। और इसमें पिछली परीक्षा के जो प्रश्न हैं उनको भी मैंने इसमें इंक्लूड किया है। जैसा कि आप जानते हैं कि पर्यावरणीय अध्ययन सीटेट के 5 विषयों में से एक है। पहला है बाल विकास, दूसरा है भाषा 1 जो कि इंग्लिश होती है नॉर्मली, और दूसरी हिंदी होती है, गणित हो गया, और इसके बाद जो ईवीएस है जिसको हम बोल रहे हैं, जिसके हम 200 सवाल लेंगे, वो ईवीएस हो गया। मैंने इससे पहले गवर्नमेंट एग्जामिनेशन के लिए बेसिक मैथ्स पढ़ाया था, आशा है कि वो आपको पसंद आया होगा। ईवीएस खत्म करने के बाद जो है सीटेट के लिए मैं मैथ्स पढ़ाऊंगा, वो करीब ईवीएस जैसे ही खत्म होगा गणित को ले लिया जाएगा। तो चलते हैं हम अपने पहले सवाल पर, देखते हैं पहला सवाल क्या है। पहला सवाल, नेपेंथस वह पौधा जो शिकार करता है के विषय में है और उस कुछ कथन दिए गए हैं। इससे पहले देखते हैं कि नेपेंथस होता क्या है। नेपेंथिस ये पौधा है, देखिए ये घड़े नुमा पौधा होता है, क्योंकि देखिए इसकी जो गर्दन है और फिर ये पूरा घड़ा की तरह बन गया जो है, और इसका मुंह सुराही की तरह इसका मुंह हो गया, और इसके ऊपर एक पत्ती है। इसकी जो खास बात है वो इसमें दी गई है, ये चूहों, मेंढकों, कीड़े मकोड़ों और छोटे जीवों का शिकार करते हैं। तो ये चूहों को खा जाता है, मेंढकों को खा जाता है, छोटे मोटे कीड़े मकोड़ों को खा जाता है, और इसका नाम है नेपेंथिस। ये ऑस्ट्रेलिया में मिलता है, इंडोनेशिया में मिलता है और भारत के मेघालय राज्य में पाया जाता है। इसका आकार लंबे घड़े जैसा होता है, देख ही रहे आप, घड़े की तरह है, जिसके ऊपर पत्ती का ढक्कन लगा होता है। तो ये ढक्कन हो गया पत्ती का, इसी का खुद का ही ढक्कन है ये। घड़े से खास खुशबू आती है और इस खुशबू की वजह से कीड़े इसकी ओर खींचे चले जाते हैं। जैसे ये मधुमक्खी है, ये इसमें खींची हुई चली जा रही है और इसके भीतर चली जाएगी। जब इसके भीतर जाएगी तो इसके बाद ये बंद हो जाएगा और इस कीड़े का जो भी अवशेष होंगे वो पूरा का पूरा ये जो है पौधा खा जाएगा। अब देखते हैं सवाल क्या है इसके ऊपर। तो सवाल है, यह पौधा ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया और भारत में मेघालय में पाया जाता है। इसके बारे में तक कथन दिए गए हैं। तो कहाँ पे पाया जाता है? ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया और भारत में मेघालय में। बिल्कुल सही बात है, ये तीनों जगह पाया जाता है, तो ये सही है। इसका आकार घड़े जैसा होता है और इसका मुंह एक पत्ती से ढका होता है, ये भी बात सही है। ये केवल छोटे कीड़े मकोड़ों को फंसाकर उसका शिकार कर सकता है, नहीं ये बड़ों का भी कर देता है, जैसे मेढक हो गया या अभी हमने पढ़ा चूहा हो गया, तो इन सब का भी शिकार करता है। तो ये बात तो सही नहीं है कि केवल छोटे मोटे कीड़ों का शिकार करता है। छोटे मोटे कीड़ों को खींचने के लिए मोहक आवाज़ निकालता है, आवाज़ नहीं निकालता है, एक तरीके की खुशबू अपने आप आती है जिसकी महक की वजह से जो है छोटे मोटे कीड़े मकोड़े इसकी तरफ आ जाते हैं। तो ये तीसरा और चौथा तो नहीं है। इसमें ए भी दिया हुआ है, इसका मतलब ये ए है, ये बी है, ये सी है और ये डी है। तो इसमें ए और बी सही है, बिल्कुल सही बात है, इसमें ए और बी सही है।
कि ये ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया और भारत में पाया जाता है और इसका आकार घड़े जैसा होता है। इसको ये नेपेंथिस प्लांट तो कहते ही हैं, इसको पिचर प्लांट भी कहते हैं। पिचर का मतलब घड़ा होता है, पिचर का मतलब घड़ा होता है और इस देखने में ये प्लांट घड़े की तरह होता है। और घटपर्णी प्लांट भी कहते हैं। घटपर्णी पौधा का मतलब घड़े के ऊपर पत्ते जैसा पौधा। आप एक बार फिर से देखें इसको, कितना खूबसूरत पौधा है ये, लेकिन इसमें कीड़े मकोड़े घुस के अपनी जान गंवा देते हैं। अब देखते हैं हमारा अगला सवाल क्या है। तो ये पक्षियों के बारे में बताया गया है। पक्षी क्या करते हैं, कैसे देखते हैं, एक दूसरे की तरफ, एक दूसरे से कैसे बात करते हैं, सिर कैसे घुमाते हैं, वगैरह वगैरह, उनको पढ़ते हैं। ज़्यादातर पक्षियों की आंखें उनके सिर के दोनों तरफ होती हैं। एक ही समय में दो अलग अलग चीज़ों पर नज़र डाल लेते हैं। जब वो बिल्कुल सामने देखते हैं तब इनकी दोनों आंखें एक ही चीज़ पर होती हैं। कुछ पक्षी अपनी गर्दन बहुत ज़्यादा हिलाते हैं। इसका कारण है कि ज़्यादातर पक्षियों की आंखों की पुतली घूम नहीं सकती। ठीक है, तो देखो कुछ पक्षी जो है बहुत ज़्यादा अपनी गर्दन को जो है घुमाते हैं। चील, बाज और गिद्ध जैसे पक्षी हमसे 4 गुना देख लेते हैं, 4 गुना देख पाते हैं। और जो चीज़ हमें 2 मीटर की दूरी से दिखाई देती है वही चीज़ यह पक्षी 8 मीटर की दूरी से देख लेते हैं। आमतौर पर माना जाता है कि दिन में जागने वाले जानवर कुछ रंग देख पाते हैं, ये चौथा पॉइंट है। और रात में जानने वाले जानवर हर चीज़ को सफ़ेद और काला देखते हैं। तो जो दिन में होते हैं जानवर, जो दिन वाले जानवर हैं वो तो कुछ रंग देख पाते हैं, लेकिन जो रात वाले हैं, रात वाले जो है केवल ब्लैक एंड वाइट ही देखते हैं। रात वाले सफ़ेद और काला, और जो दिन में है, जो दिन वाले हैं वो जो है कुछ कलर्स देख पाते हैं। अलग अलग जो है, अलग अलग जानवर, अलग अलग रंग। अब पक्षियों में उड़ने, चलने और गर्दन घुमाने के भी तरीके अलग अलग हैं। जैसे मैना है, मैना झटके से अपनी गर्दन आगे पीछे करती है। और उल्लू, उल्लू अपनी गर्दन पीछे तक घुमा सकता है। और कुछ पक्षी तो ऐसे हैं जो हमारी बोली की भी नकल कर लेते हैं, जैसे कि तोता। तो ये हमने 5-6 पॉइंट्स जो हैं पक्षियों के बारे में पढ़े। अब देखते हैं इसके ऊपर क्या सवाल जो है बना है। तो ये सवाल नंबर 2 है कि अगर हम पक्षियों का अवलोकन, मतलब पक्षियों को देखते हैं, तो हम ये पाते हैं कि अधिकांश पक्षी अपनी गर्दन अत्यधिक हिलाते हैं। तो ऐसा क्यों हिलाते हैं, ऐसा क्यों करते हैं? तो इसके कारण है इनके कान ढके होते हैं और वे उड़ सकते हैं, बात सही है, लेकिन इसका गर्दन हिलाने से इसका कोई मतलब नहीं है। पक्षियों के 2 नेत्र होते हैं, इसका भी कोई मतलब नहीं है। इनके नेत्र 2 भिन्न भिन्न वस्तुओं को एक ही समय पर फोकस कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन इससे सिर हिलाने का कोई मतलब नहीं है। अधिकांश पक्षियों के नेत्र स्थित होते हैं और घूम नहीं सकते। जिसमें आपने पढ़ा था कि कई पक्षी अपनी गर्दन बहुत ज़्यादा हिलाते हैं। इसका कारण है कि ज़्यादा पक्षियों की आंखें पुतली घूम नहीं सकती, इसलिए अपनी गर्दन घुमा लेते हैं वो। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो यही होगा कि क्योंकि उनकी पुतली नहीं घूम सकती है, तो उन्हें अपनी गर्दन ही घुमा के इधर उधर जो है देखना पड़ता है। तो इसका सही आंसर होगा आंसर चौथा, क्योंकि अधिकांश पक्षियों के नेत्र स्थिर होते हैं और वे घूम नहीं सकते। तो इसलिए इसका आंसर होगा नंबर 4। यही तरीके से हम इसको भी देख लेते हैं, इसका क्या आंसर था। इसका आंसर था नंबर 1। अब चलते हैं अगले सवाल पे। अगला सवाल पर है, आमतौर पर यह माना जाता है कि रात में जागने वाले जानवर हर चीज़ को रात वाले देखते हैं, केवल काला और सफ़ेद। तो जैसा अभी हम लोगों ने पढ़ा कि जो रात में जगने वाले जानवर होते हैं वो देखते हैं काला और सफ़ेद,
और जो जानवर दिन में जगते हैं, दिन में जगे रहते हैं, वो कुछ रंग देख लेते हैं, लेकिन रात वाले तो केवल काला और सफ़ेद ही देखते हैं। अब अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल है, दिए गए पक्षियों की कौन सी प्रजाति झटके से, अभी हमने पढ़ा था झटके से मैना जो है, मैना नंबर 4 अपनी गर्दन आगे पीछे करती है। देखिए यही पढ़ा था हमने कि पक्षियों के उड़ने और गर्दन घुमाने के तरीके अलग अलग हैं। मैना झटके से अपनी गर्दन आगे पीछे करती है, तो ये मैना हो गया। उल्लू अपनी गर्दन को पीछे घुमा सकता है, तो इसका सवाल का जवाब हो गया मैना। अब हम देखते हैं किसी पशु के विषय में नीचे दिए गए विवरण को पढ़िए और उस पशु को पहचानिए। वह भालू जैसा दिखता है परंतु भालू नहीं है। ये दिन के लगभग 17 घंटे वृक्षों की शाखाओं से उल्टे लटकर सोता है। ये जिस वृक्ष पर रहता है उसी की पत्तियां खाता है और 40 वर्षों तक जीवित रहता है। इसका नाम क्या है? तो पहले हम इस जानवर को देखते हैं कि ये एक्चुअल में जानवर है क्या, जो भालू तो नहीं है लेकिन उसकी तरह दिखने में है। इसकी फ़ोटो देखिए, ये इसकी फ़ोटो जो है मैं दिखा रहा हूँ। इसकी फ़ोटो देखिए, ये जानवर कितना प्यारा जानवर है। भालू की तरह तो है इसके बाल वगैरह, और ये उल्टा भी लटका हुआ है। बहुत ही लेजी है, आलसी है। 17 घंटे जो है पूरा दिन लटका रहता है और इसी पेड़ पर काफ़ी साल रहता है। एक 5-6 साल रहता है और सब पत्ते जब खा जाता है तो तब जाके जो है दूसरे पेड़ पर जाता है। तो ये करीब 40 साल इसकी जो है लाइफ है, ज़िंदगी है, और ये एक पेड़ पे करीब 5 साल रहता है। 5 साल में उसके पत्ते पूरे खा जाता है और इस तरीके से करीब 8 के करीब जो है पेड़ों को बदलता है। तो और देखते हैं इसकी और क्या खास बात है। देखिए, ये भालू जैसे दिखते हैं पर भालू नहीं है। दिन में करीब 17 घंटे पेड़ों से उल्टे सिर पर लटक कर मस्ती से सोते हैं। ये जिस पेड़ पर रहते हैं उसी के पत्ते खा जाते हैं, इसलिए इन्हें कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। जब ये अपने पेड़ के सारे पत्ते खा लेते हैं तब वे पास के दूसरे पेड़ पे चले जाते हैं। तो इनका जो 80 साल का जीवन है, पूरा जीवन, उसमें मुश्किल से 8 पेड़ों में घूमने की तकलीफ उठाते हैं। तो 40 साल जीते हैं और एक पेड़ पर जो है करीब 5 साल रहते हैं। इस तरीके से ये 8 पेड़ पर रहते हैं, सप्ताह में एक बार ही शौच चरने के लिए। तो ये फ्रेश होने के लिए और शौच होने के लिए भी सप्ताह में एक ही बार आते हैं। तो अब हमारा देखिए इसका उत्तर क्या है। ये जानवर है स्लॉथ। इस जानवर का नाम है स्लॉथ। ये लंगूर नहीं है, पैंडा नहीं है, चिंपांजी नहीं है, ये भाई साहब हैं स्लॉथ। कितने प्यारे हैं। अब अगला देखते हैं। अगला जानवरों की नींद के बारे में कहता है। नींद जानवरों को आपने देखा होगा, कुछ जानवर 2 घंटे सोते हैं, कुछ 4 घंटे सोते हैं, और छिपकली और वगैरह जो है जाड़ों में गायब ही हो जाती हैं, पता नहीं कहाँ चली जाती हैं। इसके अलावा मेढक गायब हो जाते हैं, वो अपनी सुप्तावस्था में चले जाते हैं, जो है हाइबरनेशन में चले जाते हैं। तो देखते हैं कौन से जानवर कितने देर सोते हैं। तो इसके बारे में जानकारी है थोड़ी थोड़ी। तो इसमें देखिए हम लेते हैं सबसे पहले हाथी। हाथी करीब 2 से 4 घंटे सोता है, सोना घंटे में। गाय जो है, गाय सोती है करीब करीब जो है 4 घंटे। इसके बाद जिराफ। जिराफ कम सोता है, ये 2 घंटे ही सोता है पूरे 24 घंटे में। और बिल्ली, बिल्ली आपने देखा होगा काफ़ी सोती है, करीब करीब 12 घंटे सोती है। और सांप, सांप भी काफ़ी सोता है, सांप 18 घंटे तक सोता रहता है। तो इस तरीके से ये जानवर हैं, काफ़ी सोते हैं। और जो छिपकली वगैरह जो हैं, छिपकली हो गई या
मेढक हो गए, तो छिपकली मेढक जो है जाड़ों में या बिना बरसात में जब जो है ये हाइबरनेशन में चले जाते हैं और उनके शरीर में जो भी वसा होती है उसी को भोजन की तरह इस्तेमाल करते हैं। तो ये 4 महीने और 6 महीने जो है अपने हाइबरनेशन में रह सकते हैं। तो अब देखते हैं इसके बेस क्या सवाल जो है दिया गया है। इसके बेस सवाल जो है ये है, देखिए इसमें घड़ी दिखाई गई है, नीचे चित्र में 24 घंटे की घड़ी दिखाई गई है, घड़ी दिखाई गई है जिसमें ये 2-2 घंटे हैं, जैसे 24, यहाँ 2, 4, 6, 8 हो गया, 10 हो गया, 12 बज गया, जैसे रेलवे स्टेशन पे होती है ना उस घड़ी है। तो यहाँ 2, 4, तो ये हो गया आपका देखिए 2 घंटे, यहाँ 4 घंटे। अब ये जानवर है एक्स और वाई, एक्स और वाई मतलब ये एक्स जानवर है और ये हैं भाई साहब वाई जानवर। इनके सोने का जो समय है वो छायांकित कर दिया गया है, एक्स तथा वाई के सोने के समय। तो देखिए इसमें 2 खाने हैं, 2 खाने का मतलब इसमें 2 घंटे और 2 घंटे इसमें, तो ये सो रहे हैं 4 घंटे पूरे। 24 घंटे का जो चक्र है इसमें 4 घंटे 2 पार्ट सो रहे हैं। और ये जानवर जो 24 घंटे में सो रहा है वो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9 दूनी 18 घंटे सो रहा है। तो ये तो ज़रूर सांप ही है और ये भाई साहब हाथी होंगे। तो एक्स जानवर 4, एक्स जानवर 4 घंटे सोता है और वाई जो है 18 घंटे सोता है। तो इस तरीके से हमें साइकिल के बारे में जो है पता लग गया कि कैसे जानवर कितने घंटे सो रहे हैं। और पढ़ते हैं जानवरों के बारे में। ये देखिए जानवरों चींटी के बारे में प्रयोग किया गया था कि चींटियां चलते समय जमीन पर ऐसा छोड़ती हैं जिससे सूंघ कर पीछे वाली चींटियों को रास्ता मिल जाता है। तो अगर ये चींटी जा रही है और आप रास्ते में कुछ लकड़ी रख दें तो ये ऐसे घूम के पहली वाली निकल जाएगी और बाकी चींटियां भी जो है ऐसे इसी को फॉलो करेंगी, मतलब इसी के पीछे पीछे चलती चली जाएंगी। ये देखिए रेशम का कीड़ा बोल रहा है, मैं रेशम का कीड़ा हूं, मैं अपनी मादा को उसकी गंध से कई किलोमीटर दूर से पहचान लेता हूं। तो अपनी फीमेल या मादा की गंध से ये कई किलोमीटर की दूर से रेशम का कीड़ा जो है पहचान लगता है। तो ये क्वेश्चन बनता है कि कौन सा कीड़ा अपनी मादा को उसकी गंध से कई किलोमीटर दूर से पहचान लेता है। तो ये है रेशम का कीड़ा। मच्छर, मच्छर कैसे आपको काट लेते हैं, आप सो रहे होते हैं लेकिन आपको जो है मच्छर काट लेते हैं। तो मच्छर काटते हैं 2 तरीके से, एक तो वो आपकी गंध को सूंघ लेते हैं और दूसरा जो है वो आपके शरीर की गर्मी उसको भी वो महसूस कर लेते हैं कि यहाँ पे गर्मी है, यहाँ पे कोई जो है आदमी है जिसका खून जो है चूसा जा सकता है। तो इन 2 वजह से जो है मच्छर आ जाते हैं और काटना शुरू कर देते हैं। हमने ये भी देखा होगा कुत्ते को इधर उधर सूंघते हुए देखा है। तो ये कुत्ते क्या करते हैं, अपनी एक टेरिटरी बनाते हैं, मतलब अपना क्षेत्र बनाते हैं और उस क्षेत्र के पेरीफरी पे बाहर जो है उस क्षेत्र की पेरीफरी पे क्या करते हैं, वो सूसू कर देते हैं जिससे वो सूंघ के पता लग जाता है कि ये पेरीफरी उनकी है और कोई कुत्ता उसमें जो है घुसने की हिम्मत नहीं करता है। तो सड़क पर कुत्तों की भी अपनी जगह बटी होती है। एक कुत्ता दूसरे कुत्ते के मलमूत्र की गंध से जान लेता है कि उसके इलाके में बाहर का कुत्ता आया था या नहीं। अब बात करते हैं अगले सवाल पर। ये देखिए ये है बाघ। बाघ बहुत ही निडर जानवर। इसकी खासियत देखिए, पहली खासियत जो इसकी ये मूछें हैं, मूछों के बाल हैं, बहुत ही सेंसिटिव होते हैं ये मूछों के बाल। इससे जो है ये दूर से ही पता लगा लेता है कि कोई आ रहा है, कोई जानवर चल रहा है या नहीं चल रहा है, क्या हो रहा है, इससे जो है इसको पता लग जाता है। दूसरा है इसकी जो आंखें हैं वो भी बहुत तेज है, बहुत शार्प हैं, इसको अंधेरे में भी अच्छा दिखाई देता है। तीसरा है इसके कान, दूर दूर का सुन लेता है ये कान से, ये 2 नंबर हो गया। और तीसरा नंबर ये कान, वो कान को हिला के पीछे भी कर सकता है, ये जो है कानों को पीछे कर सकता है। इसके अलावा इसकी दांत तो तेज होते ही हैं।
और इसकी त्वचा खास है जिससे कि ये दिखता बाघ की तरह है। तो देखते हैं बाघ की खासियत के बारे में, पढ़ते हैं क्या क्या खासियत जो है बाघ की है। तो बाघ की खासियत जो है ये 5 खासियत हैं। देखिए, बाघ अंधेरे में हमसे 6 गुना देख सकता है। दूसरा, जैसे मैंने बताया था, बाघ की मूछें हवा में हुए कंपन को भांप लेती हैं और उसे शिकार की बिल्कुल सही स्थिति का पता चल जाता है। और बाघ की मूछें इन्हें अंधेरे में रास्ता ढूंढने में भी मदद करती हैं। इसके अलावा तीसरा है, अपने इलाके में मूत्र करके अपनी गंध छोड़ते चले जाते हैं। और ये इलाका कई किलोमीटर, 10-10 किलोमीटर का हो सकता है। और इस इलाके में कोई दूसरा शेर नॉर्मली नहीं आता है। किसी दूसरे के मूत्र की गंध को दूर से पहचान लेता है। फिर उस इलाके में घुसना है या नहीं, ये उसकी मर्जी है। देखिए, बाघ मौके के अनुसार अपनी आवाज़ बदलता रहता है। गुस्से में अलग आवाज़ है, बाघिन को बुलाना है तो अलग आवाज़ है, कभी कराना, कभी गुर्राना, 3-3 किलोमीटर तक जो है हम सुन सकते हैं। बाघ, एक बहुत ही खास बात है बाघ की, बाघ हवा से पत्तों के हिलने और शिकार के झाड़ियों में चलने से हुई आवाज़ में अंतर नाप लेता है। मतलब भांप लेता है कि जो है ये पत्ते हिल रहे हैं, ये पत्ते हिल रहे हैं या फिर जो है इन पत्तों के ऊपर कोई जानवर चल रहा है। तो दोनों आवाज़ों में वो जो है डिफरेंस कर लेता है। अगर उसे लगता है कि ये पत्ते हिलने की आवाज़ नहीं है, इन पत्तों के ऊपर कोई चल रहा है, नीचे जो पत्ते गिरे हैं उनके ऊपर भी कोई चल रहा है, उसे पता लग जाता है कि या तो कोई शिकारी या कोई शिकार जो है इसकी तरफ जो है आ रहा है। तो बाघ के दोनों कान बाहर की आवाज़ को इकट्ठा करने के लिए अलग अलग दिशाओं में घूम जाते हैं। इतनी सारी खास बात हैं बाघ के बारे में, इतनी सारी खास बातें। तो अब देखते हैं कि सवाल क्या आता है इसके ऊपर। तो इसके ऊपर जो सवाल आता है, देखिए, अच्छा ये सवाल है, पीछे वाले सवाल पे है, नीचे दिए गए जीवों के समूहों में से किसकी दृष्टि श्रेष्ठ है। तो हमने पढ़ा था कि चील की, बाज की और गिद्ध की, ये हमसे कितने गुना देखते हैं? 4 गुना मनुष्यों से ज़्यादा देखते हैं। तो ये उत्तर हो गया, मनुष्यों की तुलना में 4 गुना देखते हैं। तो हम इसको, हम लोगों ने यहाँ पर पढ़ा था, कोई ये रहा, चील, बाज और गिद्ध जैसे पक्षी हमसे 4 गुना दूर देख सकते हैं। जो चीज़ हमें 2 मीटर की दूरी से दिखाई देती है, वही चीज़ यह पक्षी 8 मीटर की दूरी से देख सकते हैं। तो चील हो गया, बाज हो गया और गिद्ध हो गया। आपने देखा होगा बहुत ऊपर से जो है चील झपट्टा मारती है और चूहे को पकड़ के ले जाती है। वो करीब आधा किलोमीटर ऊपर होती है या 1 किलोमीटर ऊपर होती है, लेकिन उसको नीचे जानवर दिखा, कभी खरगोश दिखता है तो खरगोश को भी जो है वो पकड़ लेती है। तो फिर हम आगे चलते हैं। जब शेर के बारे में बात कर रहे थे तो शेर से संबंधित कोई, बाघ से संबंधित कोई सवाल आया कि नहीं। तो बाघ से संबंधित ये 8वां सवाल है हमारा, किसकी सुनने की शक्ति इतनी तीक्ष्ण होती है कि वह वायु से पत्तों के हिलने की ध्वनि और धार पर किसी जानवर के चलने की ध्वनि में अंतर कर सकता है। ये धार नहीं, ये घास है। तो घास पर, तो घास पर जानवर चल रहा है या पत्ते हिल रहे हैं उसकी आवाज़ है। तो बहुत ही खास बात है और आसान है, हमने अभी पढ़ा, बाघ, बाघ पता कर सकता है। कुत्ता, गिद्ध और रेशम का कीड़ा ये सब नहीं पता कर सकते हैं। तो इसका उत्तर हो गया बी। अब देखिए और कुछ जानकारी है। जानकारी यह है कि हाथी को उसके दांतों के लिए, गैंडे को उसके सींग के लिए, शेर, मगरमच्छ, सांप को उनकी खाल के लिए मार देते हैं। देखिए, हाथी को उसके दांत के लिए मार देते हैं, शेर, मगरमच्छ वगैरह को उनकी खाल के लिए मार देते हैं। कस्तूरी मृग होता है, उसमें से थोड़ा सा निकलता है सुगंध, उसके लिए जो है उसको मार देते हैं। तो ये बहुत ही गलत बात है, लोगों को शिकार नहीं करना चाहिए और हमको इनकी खाल वगैरह से बनी हुई वस्तुओं को भी नहीं खरीदना चाहिए। जीवों का संरक्षण करने के लिए कुछ नेशनल पार्क बनाए हैं और जिससे कि ये लुप्त ना हो, इनके लुप्त होने का खतरा बना है, लेकिन ये लुप्त ना हो,
हमारे देश की सरकार इन्हें बचाने के लिए बहुत से जंगलों में सुरक्षा दे रही है, जैसे उत्तराखंड का जिम कॉर्बेट पार्क। ये ध्यान रहे कि जिम कॉर्बेट पार्क कहाँ है, तो ये उत्तराखंड में जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है, और राजस्थान के भरतपुर के पास जो है घाना पार्क भी है। इनका नाम होना आपको पता होना चाहिए। जिम कॉर्बेट पार्क उत्तराखंड में है और भरतपुर में घाना नेशनल पार्क है, जहाँ पे ये जानवर बड़े आराम से रह सकते हैं, आदमी उसमें जो है एंट्री नहीं कर सकता है। और देखते हैं अपना अगला सवाल क्या है। अगला सवाल है ईवीएस की पाठ्य पुस्तक के बारे में। जो एनसीईआरटी की किताब है ईवीएस की, उसमें सपोरों पर एक अध्याय है। इसका उद्देश्य बच्चों को जागरूक करना है और संवेदनशील बनाना है। देखेंगे किस चीज़ के बारे में है। तो ये लिखा हुआ है, हमारे देश में पाए जाने वाले सांपों में से केवल 4 तरह के सांप जहरीले होते हैं: नाग, करैत, दुबैया और अफाई। तो नाग होता है, बाकी सब जहरीले नहीं होते हैं। सांप जब किसी को काटता है तो उसके 2 खोखले वाले दांतों से उस व्यक्ति के शरीर में जहर चला जाता है। तो मान लीजिए किसी का ये पैर है और यहाँ पे वो काटा, तो उसके जो 2 नुकीले नुकीले दांत होते हैं, उनमें से जो है यहाँ पे जहाँ जहर चला जाता है। ये सांप है। तो अगर आप इसे देखेंगे तो इसमें जो है 2 यहाँ पे छेद जो है उसको दिखाई देंगे जो है। इससे बचने का तरीका क्या है? बचने का मतलब अगर किसी ने काट दिया है तो तुरंत जहर के असर को साफ करने के लिए एंटी वेनम दिया जाता है। मतलब जहर का प्रतिरोधक दिया जाता है। इसको सीरम भी बोलते हैं, सीरम दिया जाना चाहिए। और यह सीरम सांप के जहर से ही बनाया जाता है। जहर इसीलिए बोलते हैं कि इसीलिए बोलते हैं जहर को जहर काटता है। और ये सभी स्वास्थ्य केंद्रों में मिलता है। अब सवाल देखते हैं। सवाल है, ईवीएस की पाठ्य पुस्तक में सपेरों पर एक अध्याय है। इसका उद्देश्य बच्चों को जागरूक करना और संवेदनशील बनाना है। तो इस अध्याय में ये दिया गया था कि जो सपेरा है, सपेरा जो है उसके जो बच्चे हैं, जो नई जनरेशन है, वो भी क्या सांप जड़ाएगी, सांप का काम करेगी और सांपों को पकड़ेगी। तो उसमें ये दिया गया था कि अगर आजीविका के दूसरे साधन मिलते हैं तो वो सपेरे के बच्चे उसको पढ़ लिख के उस साधन को अपनाएंगे, न कि सपेरे का ही काम करेंगे। उसमें इसने ये भी बताया है कि सपेरे इन सांपों की अच्छी तरह से देखभाल करते हैं, खाने को देते हैं, क्योंकि यही इनकी आजीविका है, यही इनके खाने पीने का साधन है। तो उन सांपों की देखभाल करते हैं, उनके साथ कोई गलत व्यवहार या उनको मारना ऐसा कोई काम नहीं करते, या भूखा रखना ऐसा भी कोई काम नहीं करते हैं वो। तो लेकिन उसी समय वो ये भी कहते हैं सपेरे और उनके बच्चे कि अगर हमें कोई दूसरा काम मिल जाएगा तो हम ये बहुत पुराना काम जो है करना छोड़ देंगे। इसी बारे में जो है हमें छोटे बच्चों को जानकारी देनी है जो स्कूल में पढ़ते हैं, कि भाई जो सपेरा है वो अपनी आजीविका चलाने के लिए जो है सांपों को दिखाता है, सांपों को पकड़ता है और उनको मारता नहीं है, लेकिन बल्कि घर पे रख के उनको खाना पीना भी देता है, उनको खिलाता पिलाता भी है। और इसलिए हमें सपेरों को बुरा आदमी नहीं मानना चाहिए। अगर सपेरों को कोई दूसरा काम मिल जाएगा तो वो दूसरा काम खुशी खुशी कर लेंगे। तो देखते हैं क्या सवाल है और क्या उसका जो है जवाब हो सकता है। तो इसमें देखिए दिया गया है कि पशुपालन आजीविका का अच्छा स्रोत है। तो पशुपालन से कोई मतलब नहीं है, अवैध कार्य है, ठीक है अवैध कार्य है, लेकिन हम ये बात जागरूकता की बात हो रही है। सपेरों के लिए, क्योंकि बच्चे इन दिनों अक्सर उन्हें नहीं देखते, इससे भी कोई मतलब नहीं। सपेरे सांपों को नुकसान नहीं पहुंचाए और उन्हें अपनी आजीविका से वंचित करने से पहले विकल्प या कोई दूसरा काम जो है प्रदान किया जाना चाहिए। तो इसका आंसर है नंबर 4। भाई उनको कोई काम मिलना चाहिए, तभी तो, जब उनको कोई काम मिलेगा तभी तो वो अपना सपेरों वाला धंधा छोड़ेंगे। तो इसलिए जो उनको विकल्प मिलना चाहिए, और ये सब चीज़ें छोटे बच्चों को भी पता होनी चाहिए कि सपेरे भी बड़ी मुश्किल से अपना कार्य कर रहे हैं। अब अगला सवाल है सपेरे
और सांप के बारे में है। ये हमारा 10वां सवाल है। जब कोई सपेरा अपना वाद्य यंत्र बजाता है तो सांप उसकी ध्वनि पर अपने सिर को इधर उधर हिलाता है। आपके विचार से क्यों हिला रहा है? क्या वो वाद्य यंत्र की गति को देखकर, या वाद्य यंत्र द्वारा उत्पन्न कंपनों के प्रति अनुक्रिया करके, या वाद्य यंत्र को सूंघ कर? नहीं, सूंघने वाला तो गलत ही है। या वाद्य यंत्र की ध्वनि को सुनकर? देखिए, वाद्य यंत्र की गति से नहीं होता, वो ध्वनि से भी नहीं होता, क्योंकि जो सांप होते हैं उनके बाहरी कर्ण नहीं होते, उनके भीतर तो कान होते ही हैं, लेकिन उससे केवल कंपन को वो महसूस कर सकता है। जिस तरीके से हम लोग अच्छी तरह से सुन लेते हैं, इस तरीके से नहीं सुनता। तो मगरमच्छ हो गया, ऐसे कई और जानवर जिसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे, उनके बाहरी कान नहीं होते, तो बड़ी मुश्किल से कंपन को वो जो है सुन पाते हैं। तो इसमें जो कंपन वाली बात है वो ठीक है। उस वाद्य यंत्र, क्योंकि जब भी वाद्य यंत्र हम बजाते हैं तो उससे कंपन होता है, और उस कंपन के प्रति अनुक्रिया करके जो है, मतलब उस कंपन का जो रिएक्शन होता है वही होता है जिसकी वजह से सांप जो है इधर से उधर जो है हिलता है। तो आज के लिए जो है हमारा इतना ही काफ़ी है। अगले 10 सवाल और मैं लेके आऊँगा, और आशा है आपको ये बहुत अच्छा लगा होगा। आप आराम आराम से पढ़िए, कोई जल्दबाजी करने की ज़रूरत नहीं है, कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। बहुत ही आसान है, और मैं इसको और भी आसान बना दूंगा। खेल खेल में स्टोरी पढ़ के ईवीएस हो जाएगा। अब हम देखते हैं अगला क्या चीज़ है। तो अगली चीज़ है, ओह तो फिर सब्सक्राइब करिए, जिससे आप सब्सक्राइब करेंगे तो जो है मेरा हौसला बढ़ेगा, और मैं आपके लिए और भी अच्छी अच्छी चीज़ें लाऊंगा। विश्वास करिए, मैं आपको अधिकतर सब्जेक्ट्स पढ़ा सकता हूँ। कोशिश करूँगा कि मैं आपको अधिकतर सब्जेक्ट्स आसानी से पढ़ा सकूँ। तो कृपया सब्सक्राइब करिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू इतनी देर सुनने के लिए। लेकिन आप मन लगाएं, मैं चाहता हूँ कि आप सभी लोग अच्छी से अच्छी नौकरी प्राप्त करें। और फिर मिलेंगे। कल मैं फिर से 10 सवाल लेके आऊँगा, और उनको जो है हम लोग पढ़ेंगे, बहुत ही अच्छी तरह से उनको पढ़ेंगे, ध्यान से जो है। और हमारी कोशिश रहेगी कि पूरे ईवीएस और इसके अलावा गणित या दूसरे सब्जेक्ट्स को आसान बना दिया जाए। इन सब्जेक्ट को इतना आसान बना दिया जाए कि आपका पढ़ने का मन करे। कृपया ध्यान लगाएं अपनी पढ़ाई में और आगे बढ़ें। बहुत बहुत धन्यवाद। कल फिर से मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू वेरी मच।